मेरा नाम करिश्मा है। मेरी उम्र 30 साल है। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं और मैं दिखने में बहुत गोरी हूँ। मेरे बाल कमर तक लंबे हैं। मैं सड़क किनारे एक होटल चलाती हूँ, जहाँ रोज सड़क पर से गुजरने वाले ड्राइवर खाना खाने और चाय पीने मेरे होटल में आते हैं। मेरे हाथ का घर जैसा खाना सभी ड्राइवरों को बहुत पसंद आता है और ड्राइवर लोग उस खाने की तारीफ करते नहीं थकते। आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, वो उस समय की है जब बारिश का मौसम था। मेरे होटल पर एक ट्रक ड्राइवर आया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इस वजह से उसे गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही थी। उसने मुझसे कहा, क्या मुझे रात रुकने के लिए एक कमरा मिल सकता है? मेरे पास 2 ही कमरे थे, उनमें से एक पहले से किराए पर दिया हुआ था। वह ड्राइवर बहुत विनती करने लगा, इसलिए मैंने उसे अपनी रूम रात भर रुकने के लिए दे दी। मेरी शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं था। मेरा पति नीलेश बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन वह बहुत मेहनती था। हम दोनों मिलकर अपने होटल को संभालते थे। सुबह से रात तक हम दोनों ही वहाँ काम करते थे। हमारे पास वैसे तो ज्यादा पैसे नहीं थे और हमारी कमाई भी होटल से ज्यादा नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी हमें भरोसा था कि एक दिन खूब पैसे आएंगे। अगर हमारे पास पहले से पैसे होते तो हम एक बड़ा होटल खोल चुके होते। ज्यादातर ड्राइवर चाय पीने के लिए ही रुकते थे और खाना में मैं रोटी, बट्टी, चोखा और चटनी और बनाती थी। यह मेरा मेन्यू था। लेकिन पंजाबी ड्राइवरों को पंजाबी खाना बहुत पसंद आता था। मुझे पंजाबी और चाइनीज खाना बनाना भी आता था, लेकिन मेरा पति चाहता था कि हमारा होटल सिर्फ बिहार और यूपी का ही खाना परोसे। कभी कभी ऐसा भी होता कि एक भी ग्राहक खाना खाने नहीं आता था। ऐसे में मेरे पति पास के एक छोटे तालाब में मछली पकड़ने चले जाते थे। वह अपने दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ते और उन्हें बेचने के लिए मार्केट में ले जाते थे। जब मेरे पति घर पर नहीं होते थे, तो होटल का सारा काम मुझे ही संभालना पड़ता था। ऐसे में कुछ ग्राहक सिर्फ मुझे देखने के लिए होटल आते थे। उन्हें चाय तक पीना पसंद नहीं होता था, लेकिन मुझसे बातें करने के लिए आते थे। होटल के पीछे से एक हाईवे निकलता था, जहां से ट्रक और गाड़ियां गुजरती थी। इससे मेरे ग्राहक कम होने लगे थे। जो होटल और लॉज को जानते थे, वही लोग यहाँ आते थे। नए ड्राइवरों को होटल के बारे में पता ही नहीं चलता था। मेरे ग्राहक दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। मेरा धंधा जैसे बंद होने की कगार पर था। घर में पैसों की कमी महसूस होने लगी थी। मछली पकड़ने से भी ज्यादा पैसे नहीं आ पाते थे। इसलिए मेरे पति शहर में मिस्त्री का काम करने चले गए। वहाँ मिस्त्री के काम के अच्छे पैसे मिलते थे और मेरे पति वही करने लगे। मेरे पति मुझसे कह रहे थे कि अब होटल बंद कर देना चाहिए, लेकिन मैं उनसे कहती थी कि नहीं, मैं घर में बैठकर क्या करूंगी। इसलिए मैंने होटल वैसे ही चालू रखा। अब मेरे पति मेरे पास 8-10 दिन तक नहीं आते थे। पति के दूर होने से उनकी कमी मुझे बहुत महसूस होती थी। हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते थे। पति की याद में मैं खो जाती थी। कभी सोचती थी कि वह पहले कितने अच्छे दिखते थे, लेकिन अब वैसे नहीं रहे। वह थोड़ा नशा भी करने लगे थे। पहले वह इतने खुशमिजाज थे कि उनकी हंसी देखकर मुझे भी अच्छा लगता था। उनके पास मोबाइल नहीं था, इसलिए जब वह काम पर चले जाते थे, तो यह पता नहीं चलता था कि वह गाँव कब आएंगे। हम दोनों बात भी नहीं कर पाते थे। पति की यादों में मैं अक्सर डूब जाती थी। कभी कभी वह मुझसे प्यार से कहते थे कि अब नशा नहीं करूंगा। उनकी बातों से मेरा गुस्सा भी खत्म हो जाता था और मैं हंसने लगती थी। मेरी कोई औलाद नहीं थी, जिससे मैं बहुत दुखी रहती थी और मेरे पति को भी औलाद की चाह थी। पति मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाया और मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती थी कि सब ठीक हो जाएगा। पैसे की कमी के कारण वह अक्सर निराश हो जाते थे और उनकी निराशा मुझे भी दुखी कर देती थी। लेकिन मैंने कभी कोई जिद नहीं की। एक दिन बारिश हो रही थी और रात का समय था। तभी एक ट्रक मेरे होटल के सामने आकर रुका। मैं होटल बंद करने ही वाली थी,
तभी एक ट्रक ड्राइवर आया। उसने टॉर्च जलाकर होटल की तरफ देखा और मुझसे पूछा, क्या खाने को कुछ मिलेगा? मैंने कहा, हाँ, मैं अभी गर्म खाना बना देती हूँ। पहले मैंने उसे चाय बनाकर दी, फिर खाना बनाने में लग गई। 20 मिनट के अंदर मैंने उसे खाना परोस दिया। उसने भरपेट खाया और बोला, आपके हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैंने उसे धन्यवाद दिया। वह बोला, बारिश बहुत तेज है, मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। क्या यहाँ रुकने को कोई जगह मिलेगी? मेरे पास 2 कमरे थे, जिनमें से एक किराए पर था। वह स्वभाव से बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ग्राहकों की संख्या वैसे ही कम हो गई है, उसे मना करना सही नहीं होगा। मैंने कहा, एक कमरा है, लेकिन उसमें मैं रहती हूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं वहाँ एडजस्ट कर लूंगा। वह ट्रक से अपना बैग लेकर आया। मैंने उसे कमरे में ले जाकर जगह दी। कमरे में 2 पलंग थे। उसने अपना बैग रखा और एक पलंग पर आराम करने लगा। मैं होटल के बाकी काम निपटा रही थी। वह एक पलंग पर सो गया और दूसरे पर मैं। रात के करीब 2 बज रहे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली भी चमक रही थी। मैंने देखा कि वह ठंड से कांप रहा था। मुझे उस पर दया आई। मैंने अपनी एक चादर उसे ओढ़ा दी। वह सो रहा था, इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उसे बुखार भी हो गया था। शायद वह पूरी तरह से भीग गया था। मेरे पास कुछ दवाइयाँ थीं। मैंने उसे उठाया और कहा, आपको तेज बुखार है, ठंड और सर्दी हो गई है, यह दवाइयाँ ले लीजिए, इससे सुबह तक आराम मिलेगा। उसने दवाइयाँ ली और मुझसे पूछा, क्या आप यहाँ अकेले रहती हैं? मैंने कहा, हाँ, यह होटल मेरा है। मेरे पति शहर में काम करते हैं। हाईवे सड़क पार जाने के बाद हमारे ग्राहक कम हो गए हैं। फिर मैंने उसे आराम करने को कहा और मैं भी सो गई। सुबह 5 बजे मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि ट्रक ड्राइवर वहाँ नहीं था। बाहर जाकर देखा तो भी वह नहीं दिखा, लेकिन उसने पलंग पर 3,000 रुपए रखे थे। मैं सोच में पड़ गई कि वह बिना बताए चला गया। कम से कम जाते वक्त बताना तो चाहिए था, लेकिन वह आदमी बहुत ईमानदार था। उसने पैसे भी छोड़ कर गए थे, वरना कोई और होता तो शायद पैसे भी न छोड़ता। उसकी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। अगले दिन मेरा पति वापस आया। वह 20 दिनों से मेरे पास नहीं था। मैंने उससे पूछा, आप इतने दिनों तक क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए थे? वह कहने लगा, मैं चेन्नई में काम करने गया था। वहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था और वापसी में बारिश बहुत तेज थी, जिससे कोई वाहन नहीं मिल रहा था। लेकिन अब सब ठीक है। मेरा पति 20 दिनों बाद घर लौटा था और इस बार उसने कोई नशा भी नहीं किया था। उसने मुझसे कहा, देखो करिश्मा, मैंने तुमसे कहा था कि अब मैं नशा नहीं करूँगा। इस बार मैंने मेहनत की, नशा करने का वक्त ही नहीं मिला। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। 1 महीने बाद वही ट्रक ड्राइवर फिर मेरे होटल पर आया। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। वह मुस्कुराते हुए बोला, जल्दी खाना बनाइए, आपके हाथ का खाना पिछले बार खाया था, उसकी याद अब तक ताजा है। मुझे उससे पहले कुछ और कहना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने पहले खाना बना दिया। जब वह खाना खा रहा था, तब मैंने उससे कहा, आप पिछली बार आए थे, बारिश हो रही थी, आपको ठंड लग रही थी और बुखार भी था। मैंने आपको दवाइयाँ दी थीं, लेकिन आप सुबह उठकर बिना बताए चले गए। वह बोला, बारिश की वजह से रास्ते खराब थे और मुझे गाड़ी से सामान उतारने का ऑर्डर मिला था। अगर सामान समय पर नहीं उतारा तो मुझ पर जुर्माना लग जाता। आपको सुबह उठाने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने बिल वहीं रख दिया और निकल गया। मैंने उससे कहा, आप वाकई बहुत ईमानदार हैं। उसने बताया, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरी 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी मेरा छोटा भाई चलाता है और दूसरी मैं। फिर वह कहने लगा, आपके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट है कि आपको होटल बड़ा करना चाहिए। मैंने उसे बताया, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, जो हमारे जैसे गरीबों के पास नहीं है। इसी होटल से हमारा घर चलता है।
उसने जाते समय भी 3,000 रुपए देकर कहा, मुझे बिल का हिसाब नहीं चाहिए, आप अगले बार अच्छी सर्विस दीजिए। मैंने कहा, आपको सिर्फ 32,325 रुपए देने थे, लेकिन वह हंसते हुए बोला, रहने दीजिए, बस अगली बार और अच्छा खाना खिलाइए। उसका बात करने का तरीका बहुत मीठा था और उसकी ईमानदारी ने मेरे दिल में जगह बना ली थी। ऐसा लगा जैसे वह कोई अपना ही हो। वह चला गया और तभी मेरा पति वापस आ गया। मैंने अपने पति को उस ड्राइवर के बारे में सारी बात बताई और यह भी बताया कि उसने पिछले महीने 3,000 रुपए भी दिए थे और अब भी उसने खुशी खुशी 3,000 रुपए देकर गया। मेरा पति भी हंसने लगा और कहने लगा, करिश्मा, तुम्हारे हाथ में वैसी ही जादू है, इसलिए ये ट्रक ड्राइवर तुम्हारे खाने से बहुत खुश हो जाते हैं। उस ट्रक ड्राइवर ने मुझसे कहा था कि अब 5 दिनों में ट्रक खाली होगा और फिर इसी रास्ते से लौटते समय भाड़ा मिलेगा, तब मैं वापस आऊंगा। मैंने अपने पति को बताया कि वह 5 दिनों में वापस आने वाला है। मैं और मेरा पति अपने अपने काम में लग गए, लेकिन जैसा उसने कहा था, वह 5 दिनों बाद वापस आ गया। मेरा पति भी उस समय होटल में ही था। मैंने उसे देखकर तुरंत अपने पति को आवाज दी, ए जी, सुनिए, वो ट्रक ड्राइवर वापस आ गया है। मेरा पति किचन में काम कर रहा था। मैंने उसे बैठने के लिए टेबल लगाई, उसने खाने का ऑर्डर दिया और मेरा पति किचन से बाहर आया, लेकिन उसे देखकर वह थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रह गया, जैसे कि उसे किसी सोच में डाल दिया हो। मैंने अपने पति से पूछा, क्या हुआ जी? आप उसे देखकर ऐसे क्यों रह गए? वह ट्रक ड्राइवर तुरंत उठकर चला गया। तब मेरे पति ने कहा, तुम्हें पता नहीं वह आदमी कौन है? वह कोई आम आदमी नहीं है। मैंने अपने पति से पूछा, आखिर क्या हुआ? आप मुझे साफ साफ बताइए। तब उसने कहा, मैं पहले ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करता था। यह भी उसी ट्रक में मेरे साथ हेल्पर के तौर पर काम करता था। लेकिन एक बार जब हम पेट्रोल पंप पर सो रहे थे, ट्रक चोरी हो गया और इसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने माल के साथ ट्रक चोरी किया है। मैंने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन मालिक ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मुझे 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया और मुझसे 5 लाख रुपए भी वसूल किए। उसी घटना की वजह से आज मैं कर्ज में हूँ और होटल चला रहा हूँ। मुझे अपने पति का दुख समझ में आया। मैं गहरे विचारों में डूब गई, लेकिन वह ट्रक ड्राइवर वापस होटल आया और मेरे पति से कहा, दोस्त, जो भी हुआ उसे एक सपना मानकर भूल जाओ। आज मैं अच्छी कमाई कर रहा हूँ। तुम्हारे मन को लगा होगा कि मैंने मालिक से तुम्हारे बारे में कुछ कहा होगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे पता था कि यह होटल तुम्हारा है और तुम मुझसे मदद नहीं लोगे, इसलिए मैंने इस तरीके से तुम्हारी मदद करने का सोचा। वह मेरे पति के सामने मुझसे कहने लगा, भाभी, आप ही इन्हें समझाइए। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद मैंने भी उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी। वह चला गया और जब उसने होटल छोड़ा तो उसने 5 लाख रुपए देकर कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ। 2 महीने बाद हमें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मैं और मेरा पति बहुत खुश हुए। हमने सारी पुरानी बातें भुला दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। बस आप सबको जागरूक और सचेत करना है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही कहानी के साथ। मेरा नाम शुभम है और मैं 20 साल का हो गया हूँ। दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी लंबाई 5.5 फुट है, रंग गोरा है, शरीर भी ठीक ठाक है। मैं जब अपने ननिहाल गया था तो मामी मुझे अपने खेत में लेकर गई। वहां पहुंचने पर मैं भूल गया कि वो मेरी मामी है। मामी भी बहुत सुंदर है और उनकी उम्र लगभग 27 साल है, मतलब वो मुझसे उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है। उनकी लंबाई मुझसे ज्यादा है और शरीर भी ज्यादा सधा हुआ है। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। मैंने उनसे कई बार अलग अलग बातें की, लेकिन वो कभी नाराज नहीं हुई।
इसलिए मैंने मीठी मीठी बातों से उन्हें तैयार कर लिया और नज़दीकी बढ़ गई। इसके बाद मैं उन्हें खेत में घुमाने ले जाने लगा। इस साल मैंने 12वीं पास की थी और एक प्राइवेट कॉलेज में बीए का फॉर्म भरा था, इसलिए कॉलेज जाना नहीं पड़ता था। मैं नानी को उनके घर छोड़ने आया था, क्योंकि वो अकेले आई थी। नानी ने कहा था कि वो अकेली चली जाएंगी, लेकिन मम्मी ने मुझे अकेले जाने नहीं दिया और मेरे साथ भेजा। मैं और नानी शाम को घर पहुंचे और घर पहुंचने पर केवल मामी ही घर में थी। मैंने घर में प्रवेश किया और मामी ने नानी के पैर छुए। मामी उस वक्त खुले बालों और हल्की साड़ी में बेहद आकर्षक लग रही थी। इसके बाद नानी ने मामा और नाना के बारे में पूछा, तो मामी ने बताया कि ससुर बाहर गए हैं और हफ्ते भर में लौटेंगे। फिर मामी ने हमारे लिए चाय बनाई। उसी समय नाना भी आ गए। नाना के आने पर मामी ने सिर पर पल्लू ले लिया। मैं थोड़ी देर नाना के साथ बैठकर बातें करता रहा। उन्होंने मम्मी, पापा और खेती के बारे में पूछा। शाम होने पर मामी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। नाना पत्ते खेलने बाहर चले गए और नानी आंगन में पड़ोसन से बात कर रही थी। मैं हॉल में बैठा मामी के ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने सोचा कि रसोई में जाकर मामी से बात करूं, लेकिन चूंकि मैं नया आया था, इसलिए झिझक हो रही थी। मामा की शादी के बाद यह मेरा ननिहाल का दूसरा दौरा था। पिछली बार मामी अपने मायके चली गई थी। इतने में मामी की आवाज आई, शुभम, तुम यहाँ हो या बाहर गए? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं मामी, मैं यहीं हूँ। मामी मुस्कुराकर बोली, तो फिर रसोई में आओ ना, तुम्हारे साथ मेरा भी समय अच्छा जाएगा। मामी के इतना कहते ही मैं झट से रसोई में पहुंच गया। मामी बाल बांधकर सब्जी बना रही थी। मैंने अंदर पहुंचते ही देखा कि मामी हल्के पसीने से चेहरा पोंछ रही थी। मैंने मजाक में कहा, सच कहूँ मामी, शायद आपको पता न हो, लेकिन आप कितनी सुंदर लगती हैं। मामी हंसकर बोली, अरे शुभम, मुझे पता है, इस गांव में मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं है। और सुनो, अगर आज मेरे हाथ का खाना खाया तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। फिर हम सबने खाना खाया। रात को मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह मैं सबसे देर से उठा। नाना खेत पर जा चुके थे। नानी हमेशा की तरह पड़ोस में चली गई थी और मामी घर में झाड़ू लगा रही थी। मामी ने मुझे उठते ही कहा, शुभम, तुम बहुत सोते हो, जल्दी से मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मैंने मुंह धोकर आकर देखा तो मामी चाय और नाश्ता लेकर आई थी। मैंने मामी से कहा, क्या जरूरत थी, मैं खुद ले लेता, घर में तो मुझे खुद ही सब करना पड़ता है। मामी मेरे पास बैठकर हंसते हुए पूछने लगी, क्या शुभम, रात को इतनी देर तक किससे बात कर रहे थे, तभी तो इतनी देर से उठे हो। मैंने कहा, मामी, तुम भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। मामी हंसकर बोली, सच सच बताओ, झूठ मत बोलना, कौन है वो, उसकी तस्वीर तो दिखाओ, क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, मैं भी देखूं। मैंने मामी से शपथ लेकर कहा, मामी, सच में, तुम्हारी कसम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मामी हैरानी से बोली, मतलब तुमने अब तक किसी को सेट भी नहीं किया? मैं सिर हिला रहा था और मामी मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। मामी ने हंसते हुए कहा, तो फिर मामी के बारे में क्या ख्याल है? मामी के मुंह से ऐसा सुनकर मेरी सांस रुक गई, लेकिन अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, शुभम, तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर उन्होंने चाय का कप उठाया और अपने काम में लग गईं। सच कहूँ तो मामी का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो हमेशा ऐसे मजाक करती रहती है। इसलिए मैंने भी तय किया कि जब इतनी प्यारी मामी मिली है, तो थोड़ा मजाक मैं भी करूं। खाना खाने के बाद मैं मामी के कमरे में गया। मामी ने अभी अभी अपने बाल धोए थे और उन्हें सुखाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मामी बोली, अरे शुभम, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। सुबह से मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम थोड़ा बाम लगाकर मालिश कर दोगे? मैंने तुरंत कहा, अरे मामी, ये बात सुबह ही कहनी चाहिए थी, मैं पहले ही बाम लगा देता।
तुम्हें बेवजह दर्द सहना पड़ा। फिर मैंने मामी की पीठ पर बाम लगाकर मसाज करना शुरू किया। मामी ने कहा, अब थोड़ा आराम लग रहा है। सुबह से तो दर्द के मारे बुरा हाल था। इसके बाद 3-4 दिन ऐसे ही मस्ती में बीते और मैं मामी के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। मामी मुझे अब एक क्यूट दोस्त की तरह लगने लगी थी। मैंने घर पर फोन करके बताया कि मैं कुछ दिन यहीं रुकने वाला हूँ। दरअसल मैं सिर्फ एक दिन के लिए आया था, लेकिन मामी के साथ समय बिताने के लिए मैंने रुकने का मन बना लिया। एक शाम टाइम पास के लिए हम लूडो खेल रहे थे। मामी जीतने वाली थी। तब मामी हंसकर बोली, शुभम, तुम अभी भी लूडो में कच्चे हो। तुम्हारे मामा भी आज तक मुझे नहीं हरा सके। मैंने तुरंत जवाब दिया, अरे खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम अब भी हार सकती हो। मामी हंसकर बोली, रोहन, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं हारने वाली नहीं हूँ। मैंने उन्हें चैलेंज दिया, अगर तुम हारी तो मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। मामी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बता तेरी क्या शर्त है। मैंने मामी को कहा, एक बार सोच लो, बाद में पीछे मत हटना। मामी हंसकर बोली, पहले हरा कर तो दिखा। खेल में अचानक 3 बार मेरे नंबर आए और मैंने गेम पलट दिया। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। मामी का चेहरा हारने के बाद मायूस हो गया। मामी बोली, शुभम, तुमने चीटिंग की है। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं मामी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मामी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मैंने थोड़े गंभीर होकर कहा, मामी प्लीज गुस्सा मत होना और मेरी बात का बुरा मत मानना। मामी बोली, अरे नहीं गुस्सा करूंगी, बोलो क्या कहना है। मैंने एक ही सांस में मामी से सब कुछ कह दिया और शांत हो गया। मामी बोली, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें समझ में भी आता है? मैं तुम्हारी मामी हूँ। मैंने माफी मांगते हुए कहा, प्लीज मामी, मेरी बात का बुरा मत मानो। मामी हंसकर बोली, शुभम, मैं तुमसे क्यों गुस्सा करूंगी, लेकिन तुम ही सोचो कि मैं तुम्हारी मामी हूँ। मैंने कहा, प्लीज मामी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मामी ने कहा, ठीक है, लेकिन एक वादा करो कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी नहीं। मैंने खुश होकर कहा, पक्का वादा करता हूँ मामी, किसी से नहीं कहूँगा। ऐसे ही बातें चल रही थी कि अचानक नानी ने आवाज दी, मोनिका, चाय बना दो। 3 बज गए हैं। मामी चाय बनाने किचन में चली गईं। थोड़ी देर बाद मैं भी किचन में जाकर खड़ा हो गया। अब मुझे एक पल भी रुकना मुश्किल लग रहा था। मैं तो जैसे मामी के आगे पीछे घूमने लगा था। मैं मामी के पीछे पीछे घूम रहा था। मामी हंसते हुए बोली, शुभम प्लीज, इतना मत करो, थोड़ा संयम रखो। घर में हमेशा अम्मा जी रहती हैं और अब तो रात में वो हमारे साथ वाले कमरे में सोने लगी है, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। अगले दिन मामी ने कहा, अब ऐसा करते हैं शुभम, हम खेत पर चलते हैं, वहाँ कोई नहीं होगा। मैंने हंसते हुए कहा, मामी, बाद में आप थक जाएंगी और फिर खड़ी भी नहीं हो पाएंगी। मामी ने हैरानी से पूछा, क्या? तो मैंने कहा, आप जमीन पर रुकेंगी क्या? वहाँ तो मिट्टी और लकड़ी होगी। मामी हंसते हुए बोली, शुभम, तुम्हारी बातें ही अलग होती हैं। वहाँ हमारी एक झोपड़ी है। ठीक है, पहले चाय पी लेते हैं। मामी ने कहा, ऐसी जल्दी मत करो, अभी दिन पूरी तरह ढला नहीं है, थोड़ा इंतजार करते हैं। हम बातें कर ही रहे थे कि अम्मा जी ने आवाज दी, तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हों तो चाय ले आओ। फिर हम चाय लेकर अम्मा के पास गए। मैं तो बस सोच रहा था कि शाम कब होगी और हम खेत पर कब जाएंगे। जब सूर्य डूबने लगा, मामी नानी के पास गईं और पूछा, आज मैं और रोहन खेत पर जा रहे हैं, जल्दी लौट आएंगे। नानी ने इजाजत दे दी और कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। इसके बाद मामी अपनी बेडरूम में गईं। एक तेल की बोतल और सेफ्टी रख ली। मैं हंसते हुए बोला, मामी, तुम्हें तो खूब अनुभव है। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन,
आजकल तुम्हें बहुत बातें करने की आदत हो गई है, ज्यादा नाटक मत करना। मैंने भी मजाक में कहा, मामी, आपकी तो मस्ती खत्म ही नहीं होती। करीब 15-20 मिनट के कच्चे रास्ते पर चलने के बाद हम आखिरकार खेत पहुंच गए। खेत पहुंचने के बाद मामी ने झोपड़ी का दरवाजा खोला, अंदर जाकर बल्ब जलाया। वहां एक चारपाई थी और कुछ औषधियां और खाद रखी थी। मामी ने कहा, रोहन, ये सब छोड़ो और अब मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझो। इसके बाद मामी ने कुछ समय तक मुझसे बातें की। वो लगातार हंस रही थी। लगभग आधे घंटे बाद हमने दरवाजा बंद किया, हाथ पैर धोए और घर की ओर चल दिए। रास्ते भर मामी मुस्कुराती रहीं, लेकिन मैं थोड़ा परेशान था। मामी हंसते हुए पूछने लगी, अब कैसा लग रहा है, रोहन? मैंने जवाब दिया, मामी, बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मामी ने कहा, खालीपन लग रहा होगा, लेकिन चिंता मत करो, शाम तक नॉर्मल हो जाओगे। फिर हम घर पहुंचकर खाना खाया और मैं सो गया। अगली सुबह मामी चाय लेकर आईं। मैंने उन्हें थैंक यू कहा। मामी हंसते हुए बोली, कल का धन्यवाद आज कर रहे हो। मैंने मामी से कहा, मामी, शायद कुछ गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप मेरी मामी हैं। मामी ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें गलत लग रहा है, पर इसे याद रखना, चिंता मत करो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। बस आप सबको जागरूक और सचेत करना है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही कहानी के साथ। धन्यवाद।